दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो भारत में था अ, अंग्रेज़ों के समय। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर को डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज उसमें जिस टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब लोगों के प्रोफेशन से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है कि लोग अपने लिवलीहुड के लिए किस किस तरह के काम करते थे और किस सेक्टर में कौन सा काम करते थे। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसे एक्सप्लेन करना मेरे लिए ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर भी थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। रेफरेंस के तौर पर मैंने संदीप गर्ग की बुक ली है जो क्लास 12th की है। आप चाहें तो कोई दूसरी बुक भी ले सकते हैं एज यू विश। बाकी टॉपिक का जो कंटेंट है लगभग हर जगह सेम ही होता है, थोड़ा आगे पीछे एक दो पैरा जो बढ़ता है घटता है वो तो आप सभी जानते ही हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे लिखता है क्या कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को यहाँ पे इसने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर के बारे में आप जानते ही कि इसमें मेनली जो है इसमें फॉरेस्ट्री की चीज़ें आती हैं, या फिर माइनिंग आता है, या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आता है, या फिर एक्सप्लॉयटेशन नेचुरल रिसोर्सेज आप इसे कह सकते हैं। मतलब वो लोग जो डायरेक्टली नेचर के कनेक्शन में है और वो नेचर को के रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं फॉर देयर लिवलीहुड, वो सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो ये बहुत सीधा सा इसका एक आंसर हो सकता है कि प्राइमरी सेक्टर में कौन आता है। तो वो लोग जो डायरेक्टली नेचर के रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और उसके थ्रू अपनी उनकी लिवलीहुड चलती है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया है फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, जिसकी बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले की थी। ये सारे लोग इसमें इंक्लूड होते हैं। दूसरा था सेकेंडरी सेक्टर की। अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर जो है वो बेसिकली आपके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने वाली बात जो आती है वो आती है सेकेंडरी सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारे के सारे पावर जनरेशन हो गया। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे आपको प्रोडक्शन होता हुआ दिख जाता है वो सारा का सारा सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट बनता है। और ये डिपेंड करता है प्राइमरी सेक्टर पे फॉर द रॉ मटेरियल। तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट बन जाता है। इसका तीसरे नंबर पे आता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये सर्विस सेक्टर है और जो सर्विस प्रोवाइड कराता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, फाइनेंस है, ये सारी चीज़ जो है वो टर्शियरी सेक्टर का पार्ट होती हैं। तो इस तरीके से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में बांट देते हैं। कम्युनिकेशन वगैरह भी इसी का पार्ट होता है। अब यहाँ बात करता है प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। तो एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्कफोर्स विद 70 to 75%. The manufacturing and service sector accounted for 10 and 15 to 20% respectively. अगर हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये भारत में हमेशा से एक डोमिनेटिंग सेक्टर रहा है। आज भी भारत में बहुत बड़े स्तर पे जो देखा जाए तो इसमें लोग इंक्लूड हैं। उस जमाने की अगर बात करें तो 70-75% लोग इंक्लूडेड थे, इंगेज थे। आज भी एटलीस्ट 52 to 55% लोग आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में दिख जाएंगे। मतलब मोर देन हाफ आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग दिख ही जाएंगे और इसका बहुत बड़ा मार्केट भारत है ही। रीजनल वेरिएशन की बात करें तो another striking aspect was the growing regional variation. Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Maharashtra and West Bengal witnessed a decline in the dependency of workforce on agriculture sector. कुछ अब भारत में ऐसे राज्य हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में गिरावट देखा गया। मतलब वो वर्कफोर्स अब उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो किसी ज़माने में हुआ करती थी। यहाँ पे एक आपको वेरिएशन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ स्टेट का नाम दिया हुआ जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है। ये सारे के सारे वही स्टेट हैं जहाँ पे आपको
एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ लोगों का झुकाव, लोगों का ट्रेंड काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू यूपी, बिहार, पंजाब वगैरह जो इस स्टेट में आप देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अगला जो टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू ऑल सच एक्टिविटीज, सर्विसेज एंड फैसिलिटी विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज इन इकोनॉमी। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो सर्विस वगैरह प्रोवाइड करने की, हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट अगर देना है, हमें कम्युनिकेशन सपोर्ट देना है, ये सारा का सारा जो है बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अपना तो रोल होता ही है किसी देश की इकोनॉमी में। आज भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, रेलवेज, रोडवेज, हाईवेज, एयरवेज, वाटरवेज, हर सेक्टर में जो आपको डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है वो बिकॉज कि अगर नहीं करेंगे तो देश की इकोनॉमी भी मजबूत नहीं हो पाएगी। हम सभी लोग को इस बात को समझ लेना चाहिए कि अगर कोई फॉरेन कंपनी भारत आती है, इन्वेस्ट करती है, तो बट नेचुरली कि वो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ढूंढेगी, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से उन्हें सुविधा देता है। हम सभी लोग कहीं पे भी जाते हैं तो कहीं ना जहाँ पर हम लोग सर्विस लेते हैं तो वहाँ हम लोग के दिमाग में सुविधा जैसी बात जरूर होती है कि अगर हम यहाँ सेवा मिल रही है या हम यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सर्विस, तो इसके बदले हमें क्या सुविधा मिलती है। तो विदेशी कंपनी जब भारत में आती है, वो इन्वेस्ट करती हैं, तो इसके बदले वो ये भी देखती है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या फैसिलिटी है, क्या सिचुएशन है, और उसी के बाद वो जो है भारत में इन्वेस्ट करती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अब यहाँ पे जो खास बात कह रहा है क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएट विद द फैसिलिटी ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे इसने दो भाग में डिवाइड किया है, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा और फिर हम लोग इसमें आगे मूव करेंगे। तो जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जहाँ पे गवर्नमेंट को फ़ायदा तो नहीं दिखता है कुछ, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन ये करना कंपलसरी है। आप गवर्नमेंट को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना ज़रूरी है, गवर्नमेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है, और इसी तरीके से और भी कई हाउसिंग फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करना जरूरी है, स्वच्छ पानी देना, साफ पानी, क्लीन वाटर प्रोवाइड करना, ये सब जरूरी है। ये सारे के सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं। जबकि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे आपकी एनर्जी है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, ये सारे के सारे जो आपके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं, जिसके बदले गवर्नमेंट या जो एजेंसी प्रोवाइड करती है इन सर्विसेज को, उसके बदले वो चार्ज लेती है। लेकिन एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग में रिटर्न में चार्ज लेने वाली कोई बात नहीं होती है। ये प्रॉफिट मेकिंग एरियाज नहीं होते हैं, ये वेलफेयर के लिए किए जाते हैं, या तो गवर्नमेंट करे या फिर कोई और कर दे। तो ये बेसिक सा डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। तो अब बाकी जो हम लोग बातें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में वो कल की वीडियो में करेंगे, आगे की वीडियो में करेंगे। आपको कोई भी अगर डाउट हो तो ज़रूर पूछिए, ज़रूर बताइए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। जय हिंद।